हेलो एवरीवन। बेटा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हमको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली जो बेटा हमारे पास जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, और ये दो टाइप के चार्ज कौन कौन से होते हैं? होता है पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और एक दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, और ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि जो चार्ज होते हैं वो हमेशा अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। यानी इफ सेम चार्ज आर प्रेजेंट देन दे ऑलवेज रिपेल। यानी अगर आपके पास सेम चार्ज है, सेम चार्ज का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास ये प्लस Q1 है और ये भी कितना है बेटा? प्लस Q2। ये दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर जाएंगे। दूर जाने का मतलब क्या है? ये एक दूसरे से हमेशा क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। जैसे मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल, नेगेटिव है कोई चार्ज Q1 और दूसरा कोई चार्ज है Q2, ये भी क्या है? नेगेटिव। यानी दोनों चार्ज हमारे पास अगर नेगेटिव है तो बेटा ये दोनों चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे बेटा? रिपेल। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ वी हैव अपोजिट चार्जेस, अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्ज हैं, एक प्लस का क्यों, एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, या फिर एक माइनस का दूसरा प्लस का, यानी अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जैसे मैंने बोला अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो भी क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी मैंने बोला जैसे माइनस Q1 और दूसरा मेरे पास है प्लस Q1, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। ठीक है, सब बेसिक सी प्रॉपर्टी यार, सब जानते हैं, कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं करा रहा। जैसे मेरे पास कह रहा हूँ मैं माइनस Q1 प्लस का Q1, दूसरा मेरे पास माइनस का Q2, यानी अगर कुल मिला के अगर अपोजिट चार्ज है बेटा, अगर अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। ठीक है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है ना। अब जो मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। मेन प्रॉपर्टी जो स्टार्ट होती है, अब जो करा रहा हूँ वहां से स्टार्ट होती है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज की, कि जो अपोजिट चार्ज है रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब जो मेन प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट है। सबसे पहले आती है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा। सेकंड मेन प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और बेटा थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास तीन मेन प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैं आपको कराता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ध्यान से लेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। जैसे मेरे पास कोई एक बॉडी है, एक ही कोई न्यूट्रल बॉडी है। देखो न्यूट्रल कंडक्टर अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब होता है कि इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अरे यही तो मतलब है यार इसका। यानी अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब भी तो आपके पास ये क्या बना? न्यूट्रल कंडक्टर। क्या बना बेटा? ये न्यूट्रल कंडक्टर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है, जैसे अब एक बात सुनो ध्यान से, मैं इसके अंदर से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके ऊपर कितने डेवलप हुए? +5e। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर मेरे पास न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब है कि इसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर मैंने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसके ऊपर कितने डेवलप हो गए? 5e। और अगर मैं इसके ऊपर जब 5e डेवलप हो गए, तो मैंने आपसे पूछा बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ? मैंने आपसे पूछा कि टोटल चार्ज कितना हुआ, तो हमें पता है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो चार्ज की अगर मैं बात करूं तो हमें दिख रहे हैं, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि चार्ज किसके इक्वल होता है? Q इक्वल टू, देख चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो देख कितने चार्ज, फंडामेंटल चार्ज डेवलप हुआ इस पे? 5e। कितना डेवलप हुआ बेटा? 5e। भाई जैसे मैंने इसके अंदर से 5e निकाला
तो इसके ऊपर क्या डेवलप हुआ 5e। 5e मतलब यानी 5 इंटू, और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो कुल मिला के मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 6 30, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप हुआ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान से सुनो दोबारा बेटा, मेरे पास कोई एक न्यूट्रल कंडक्टर था, मैंने इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कितने डेवलप हुए इसके ऊपर 5e, बट कैसे प्लस के। समझ आ रही है बात। तो इसके ऊपर मैं अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो हाँ हमें समझ आ रहा है यार कि चार्ज इस पे 5e डेवलप हुआ, और एक e पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा ऐसे ही सेम इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर से मैं n निकाल लिए मैंने, n ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये n नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी मैंने इसके ऊपर n पॉजिटिव भी निकाल लिए या फिर n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। कहने का मतलब जैसे मैंने इसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मैं कह रहा हूँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर से निकाल लिए, तो इसके ऊपर कितने डेवलप होंगे बेटा, इसके ऊपर ne डेवलप होंगे पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ आ रही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो भी टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज हमेशा ne के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा ne, प्लस माइनस ne। प्लस माइनस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब हम बात करेंगे पॉजिटिव की यानी प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू Ne। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस Ne। यहाँ पे n होते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे Q इक्वल टू माइनस Ne, और अगर आप प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो तो प्रोटॉन्स के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, प्रोटॉन्स के लिए आप बेटा फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला Q इज इक्वल टू Ne। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, यहाँ पे Q दोनों तरफ टोटल चार्ज ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूंगा N को, अगर E की बात करूंगा इस वाले फॉर्मूले के लिए प्रोटॉन के लिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 99% आप फॉर्मूला ये यूज करोगे Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ठीक है, ज्यादातर बात फॉर्मूले में केवल यही होगी Q इक्वल टू Ne। यहाँ पे मतलब होता है Q का मतलब होता है टोटल चार्ज। क्या मतलब होता है टोटल चार्ज, और E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस ये याद रखना। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर या तो चार्ज प्रेजेंट होगा E, या फिर होगा 2E, या फिर होगा 3E, या फिर होगा 4E। ऐसा नहीं होगा बेटा कि चार्ज हमारा प्रेजेंट हो रहा है 1.5E, 3.5E। ठीक है, तो चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। समझ आ रही है बेटा बात। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, फॉर्मूला यूज होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। प्लस हम यूज करते हैं प्रोटॉन्स के लिए और माइनस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्यों हमारे पास होता है टोटल चार्ज, N होता है फ्री चार्ज कैरियर, मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19। ये बेटा हमारे पास होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.2। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मेरे पास एक कोई बॉडी है बेटा, इस बॉडी के अंदर से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं पर सेकंड के अंदर। बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा पूरा का पूरा तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भी बॉडी के अंदर से बेटा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में रिमूव हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू, यानी हमें टाइम निकालना है कि इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सब लोग बेटा।
समझ आ रहा है? मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया 1 सेकंड के अंदर। मुझे बताना है तो इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम्ब के चार्ज को डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो बेटा, यानी अगर मैं थोड़ा सा आइडिया लगाऊं तो मैं बोल रहा हूं द चार्ज डेवलप्ड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, NE, यही तो होता है बेटा। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू किसके इक्वल होता है, NE के। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो देखते हैं चार्ज कितना डेवलप होता है। तो Q इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू N कितने, 10 की पावर 9 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, यानी इतना चार्ज डेवलप हो गया 1 सेकेंड के अंदर। बेटा आप ये मत सोचना कि मैंने माइनस नहीं लिया, जनरली हम नॉर्मली नहीं लेते हैं, है ना। तो देखो, यानी Q इन 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं आपसे, यानी 1 सेकेंड में कितना चार्ज डेवलप हुआ, 1.6 इंटू देख 10 की पावर -19, ये +9, तो देख Q इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1.6, देख 10 है, -19 + 9 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस 19 में से 9 गए, कितने बचे 10, यानी 10 की पावर कितनी बची, -10। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यानी हमें पता लग गया कि 1 सेकेंड के अंदर इतना चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसको पलट कर लिख ले, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -9 -10 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी इतना चार्ज डेवलप हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 रुपए की 2 टॉफी है, ठीक है, तो 5 रुपए की कितनी टॉफी होंगी, सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 10 टॉफी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना बेटा, है ना। जैसे मैंने बोला 1 रुपए की 2 टॉफी है, तो 5 रुपए की कितनी है, 10, तो मैं बोल सकता हूं कि 10 टॉफी कितनी की है, 5 रुपए की। तो 1 टॉफी कितनी की है, 1 टॉफी बेटा 5/10 रुपीज, यानी 0.5 रुपीज। अरे बेटा यही तो मतलब हुआ इसका, ध्यान से देख, 1 रुपए में 2 टॉफी, 5 रुपए में 10 टॉफी, तो 10 टॉफी कितने रुपए की, 5 की, तो 1 टॉफी कितने की, 5/10, ठीक है, यानी 0.5 रुपीज की 1 टॉफी पड़ेगी। इन द सेम वे, जब 1 कूलम के अंदर इतने सेकंड है, यानी इतना चार्ज इकट्ठा होने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज इकट्ठा होने के लिए कितना लगेगा, कुछ नहीं करना, बस 1 कूलम इधर रखना है, बाकी सबको इधर नीचे, 1/सेकंड, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। बट देखो आंसर तो हम इससे निकाल सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बट बेटा हम जो है ना इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, क्योंकि ये ना बहुत छोटा टाइम पीरियड नहीं आने वाला, ये अराउंड आपके आएगा 198.8 ईयर्स आएगा, ये बहुत बड़ी वैल्यू होते हैं। यानी अगर मैं किसी भी बॉडी में से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के अंदर निकाल रहा हूँ, फिर भी उस बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होने के लिए 200 अराउंड 200 ईयर्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो बट अभी तो आपको सेकंड में दिख रहा है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा ईयर्स में। बेटा सेकंड को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, देख इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, सबसे पहले मिनट में, किस में किया, मिनट में, तो मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड किया, ठीक है। अब 1 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, आवर्स में, तो 1 मिनट आवर्स में करने के लिए किससे किया मैंने, 60 से। अब आवर्स को किस में करूंगा बेटा, डेज में, ठीक है, तो डेज कितने होते हैं हमारे पास, 30, ठीक है, यानी समझ आ रही है मेरी बात। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे डेज में, ठीक है। डेज के बाद आप किस में कर लोगे, ईयर्स में कन्वर्ट कर लोगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है बेटा, यही हमारा क्या होता है, आंसर। समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड इन अ कप ऑफ वाटर। अगर मेरे पास एक कप है वाटर का तो उसके अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, हमें वो फाइंड करना होता है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.3, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो, जो जनरली हम 1 कप ऑफ वाटर की जो बात करते हैं उसको हम लेते हैं 250 ग्राम। कितना लेते हैं बेटा? 250 ग्राम। जनरली जो हम 1 कप ऑफ वाटर की बात करते हैं वो 250 ग्राम लेते हैं। ठीक है, अब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। एक वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देख कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 1, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यानी मेरे पास कितना हो गया 18 यू, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 18 यू। और आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है बेटा, अगर मैं इस यू की जगह में ग्राम कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ ग्राम, तो यही 18 ग्राम मेरा क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो मेरा 18 ग्राम ही क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मुझे समझ में आया कि 18 ग्राम पानी के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा सुनो एक सेकंड, मुझे एक बात और बतानी थी इससे पहले। देखो एक्चुअल में हमें इसके अंदर क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आप क्वांटाइजेशन इसके अंदर कैसे यूज करोगे। देखो टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू NE। तो देख n तो यहाँ पे है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, इसके लिए तो साला हमें टेंशन लेना ही नहीं है ना। बट लेकिन ये दूसरी वाली जो n की वैल्यू है इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि यानी कि इस 250 ग्राम पानी के अंदर कितने पॉजिटिव या फिर कितने नेगेटिव परसेंट हैं, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जो हम ये जो काम कर रहे हैं ना बेटा, ये किसके लिए कर रहे हैं, एन फाइंड करने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, एन फाइंड करने के लिए। अब ध्यान से सुन, अब देख, तो हमने कुछ नहीं करा है स्टार्टिंग में, बस हमने माना कि पानी जो है वाटर का जो मास होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2 होता है, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 18 यू। यू की जगह मैंने ग्राम लिख लिया, तो अगर मैं यू की जगह ग्राम लिख लूंगा तो ये क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और मैं मोल कंसेप्ट में 9th क्लास के अंदर पढ़ के आया हूँ, और आपने 11th क्लास में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर मैं इसका ग्राम लगा लेता हूँ तो मुझे पता लग गया कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18, यानी 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे हाँ ना तो बोल यार। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स, तो हमें पता लग गया हाँ 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है भाई, और हमारे पास वाटर कितना है 250 ग्राम, कितना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। तो देख 250 ग्राम के अंदर कितने होंगे, हमने कुछ नहीं करा, बस इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर ली 250 से। अबे जब 1 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल है तो 250 ग्राम के अंदर कितने होंगे, साले की पूरे की 250 से मल्टीप्लाई कर ली, तो 250 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अब भी एन नहीं निकला, एन अब भी नहीं निकला, अभी तो हमें सिर्फ ये पता लगा है कि 250 ग्राम पानी के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन, एक मॉलिक्यूल की बात करूं अगर मैं H2O की, तो एक मॉलिक्यूल ले रहा H2O। ठीक है, आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अरे यार हाँ ना तो बोल। ठीक है सर, ओके सर, वाह। तो हमें पता लगा यार कि जो वाटर है, अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, यानी एक ये रहा, एक ऑक्सीजन है ये रहा। इस हाइड्रोजन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1। इस ऑक्सीजन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना 8। तो देख, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखूं तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 1 इसका एटॉमिक नंबर है। समझ आ रही है बात? इसकी बात करूं तो इसका भी, इसके अंदर भी कितने हैं, 1 ही है क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 1। और ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास कितने हैं 8, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 8।
तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो देख 1 + 1 + 8 यानी 10, कितने हो गए? 10। यानी अगर एक H2O मेरे पास है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 10। यानी एक मॉलिक्यूल के पास मेरे पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे? बेटा सुन मेरी बात, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है, यानी मुझे एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर n पता लग गया कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे के अंदर कितने होंगे? सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना बेटा। जब एक वाटर के अंदर 10 है तो इतने सारे के अंदर कितने होंगे? सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देख, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम, कुछ नहीं करा, बस 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, हमें पता लग गया कि एक वाटर के अंदर 10 है तो 250 ग्राम के अंदर कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई